Hello students, this is Sanjay Dwivedi. Welcome to our channel SAT. In the last lecture, we discussed about introduction of charge and methods of charging. Today, we will discuss about Coulomb's law. So आज हम लोग जो है Coulomb's law डिस्कस करेंगे. Coulomb's law जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है. इट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. इस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है? ये लॉ बेसिकली हमें जो है, जो फोर्स है विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है. अब इस चीज को हम लोग समझते हैं. मान लो कि दो चार्जेस हैं, प्लस Q1 एंड प्लस Q2, और इनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है R. अब इस सेपरेशन डिस्टेंस पे Q1 जो है वो Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स आप कह सकते हो वो है फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज. और Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स होगा F, फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज. अब यहां पे आप देखें कि मैंने जो ये फोर्स यहां पे बनाया है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जो ये शो कर रहा है कि दे आर रिपेलिंग ईच अदर. क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है. अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन होता, और फोर्स हम इनवर्ट ड्रॉ करते अंदर की तरफ. तो ये जो है हमारा जो डायग्राम है, इस चीज को समझते हुए अब इस जब कुलम्स लॉ को जब एनालिसिस किया गया, एक्सपेरिमेंटली एनालिसिस किया गया, तो ये पाया गया, यहां से तीन बातों की जानकारी हमें मिल रही है. सबसे पहला चीज, ये जो फोर्स है, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, दिस एंड दिस, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है. एंड लेट इट बी इक्वल टू F. मान लेते हैं कि ये F के बराबर है, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है. दूसरा चीज क्या है, ये फोर्सेस F21, अगर आप इस बोर्ड पे देखें तो F21 जो है इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स राइट. ये राइट की तरफ एक्ट कर रहा है, और F12 जो है ये लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा है. यानी ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. तो एक बात और हम यहां पे लिख सकते हैं, वो ये है कि F12 अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाएं तो इट इज नेगेटिव ऑफ F21. तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. इस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए आप जरा ध्यान से देखिए कि हम क्या है, ये जो फोर्स F है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. यहां पे साइन लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन माइनस साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं. ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस था. दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ये था कि F जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the separation between the two charges. यानी F is proportional to 1 by R square. और तीसरा एनालिसिस जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये देखने को मिला कि this force is medium dependent. This force is medium dependent. क्या कहने का मतलब है कि अगर इन दो चार्जेस को हम अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो इस F की वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी. से फॉर एग्जांपल, अगर आप एयर में इन दोनों चार्जेस को रखते हो सेफ एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस R, तो आपको कुछ फोर्स मिलेगा. अगर आप इन्हीं दोनों चार्जेस को सेम सेपरेशन में अगर हम एक दूसरे मीडियम से फॉर एग्जांपल ऑयल में रखते हैं, तो फिर वहां पे भी हमें जो है फोर्स मिलेगा, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
डिफरेंट होगा। तो ये तीन बातें हैं। अब इन तीन बातों को अगर हम सम अप करें तो हमें मिलता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब यहां तक आने के बाद यहां पे आप देखेंगे कि एक टर्म आया है K। इस K को हम क्या कहते हैं? तो इस K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। या फिर इसको हम कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये इन जनरल जो है हमारा कूलम्ब्स लॉ है और इसके एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से हमें इन बातों की जानकारी मिलती है। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कहते हैं कूलम्ब्स फोर्स। अब कूलम्ब्स फोर्स के बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप ध्यान से देखें, कूलम्ब्स फोर्स के बारे में बात करते हैं। कूलम्ब्स फोर्स के बारे में इस एक्सपेरिमेंट से जो फोर्स हमें मिला, मैग्नीट्यूड मिला, उस फोर्स के बारे में कुछ जानकारियां हमें मिलती हैं। सबसे पहला चीज क्या है कि कूलम्ब्स फोर्स जो है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, कैसे हम उसको, ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार बताना चाहूंगा कब किसी पेयर ऑफ फोर्सेस को हम एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पेयर ऑफ फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन पेयर हम तभी कह सकते हैं अगर दोनों फोर्सेस जो हैं सेम नेचर के हैं। तो अगर यहां पे देखें F12 और F21 दोनों का नेचर सेम था, दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दूसरी चीज, एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए एक फोर्स अगर एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो दूसरा फोर्स दूसरे बॉडी पे एक्ट करना चाहिए, तभी ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन्स के थर्ड लॉ में आपने पढ़ा था कि जब हम दीवार को पुश करते हैं तो वहां पे जो है एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। क्या है, आप दीवार को पुश किए, आपने दीवार पे फोर्स लगाया, वो था एक्शन। एक्शन किस पे है? दीवार पे है। इन रिटर्न दीवार ने आपके हाथ पे फोर्स लगाया, तो जो वो था रिएक्शन, और रिएक्शन किस पे है? आपके हाथ पे है। तो द टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो यहां पे भी जो दोनों फोर्सेस हैं, आप देखेंगे कि एक फोर्स एक चार्ज पे एक्ट कर रहा है और दूसरा फोर्स दूसरे चार्ज पे। तो एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए दोनों क्राइटेरिया को यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। और उसी के साथ आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि एंड दे ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक, अब हम लोग दूसरे एनालिसिस के बारे में, दूसरे पॉइंट के बारे में आते हैं। अगर आप फॉर्मूले को देखें, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले को, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, वो है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और आपने देखा था कि फोर्स जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। ये चीज क्या है? ये है इनवर्स स्क्वायर रूल। तो हम कह सकते हैं इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर रूल। ये इनवर्स स्क्वायर रूल को ओबे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, पहले R था तो हमें F मिला, अगर हम इस R को डबल कर दें तो क्या होगा? तो आप सिंपली देख सकते हैं, अगर R को हम डबल करेंगे तो F जो है वो क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर आप सेपरेशन को हाफ कर देंगे तो F क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप इस चीज को इस्तेमाल करते हुए इसका जवाब दे सकते हैं।
इसका इस्तेमाल करते हुए आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर रूल। पॉइंट पे अगर हम आ जाएं तो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब क्या है? क्लास 11th में भी आपने एक फोर्स पढ़ा था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी था सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स, यानी दोनों सेंटर को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसी के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा। अगर आपको याद होगा ग्रेविटेशन में तो दो ऑब्जेक्ट्स थे यूं, और इनके दोनों सेंटर पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ये थी, और इनके बीच में जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी अगर आपने कूलम्स लॉ को देखा तो जो हमारे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनको जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसी के अलोंग ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उसी के अलोंग ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स। अब हमारा जो है चौथा पॉइंट हमारा ये है कि इसके जो है कुछ लिमिटेशंस है। वैसे तो लिमिटेशंस को हम लोग बाद में अंत में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम, कितना कम? लेस देन 10 टू द पावर -15 मीटर। अगर इससे कम हो जाता है तो फिर वहां पे जो है कूलम्स फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर -15 मीटर जो है ये हमारे न्यूक्लियस का साइज है, यानी आप विद इन द न्यूक्लियस चले जाएंगे, और विद इन द न्यूक्लियस जब आप चले जाएंगे तो वहां पे जो है न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो डोमिनेट करने लगती हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रांग होता है, नियरली 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो इसी वजह से जो है इट इज नॉट वैलिड, it is not valid if the distance between the two charges is less than 10 to the power -15 मीटर। तो ये हमारा जो था कूलम्स के बारे में है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा वो हम लोग बात करेंगे इस K के बारे में। मैंने कहा था आपको कि K जो है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है या कूलम्स कांस्टेंट है, ये मीडियम डिपेंडेंट है। अब क्यों ये मीडियम डिपेंडेंट है इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। K के बारे में अगर हम जानकारी करें तो K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ऑफ द मीडियम। और ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है यही मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। अब आप जरा देखो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी अगर बदलेगा तो K बदलेगा, और अगर K बदलेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर आप देखें तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R²। तो अगर K बदलेगा तो F भी बदलेगा। इसीलिए कहा गया है कि फोर्स जो था वो मीडियम डिपेंडेंट था। अब ध्यान से देखने की बात है कि अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है K जो है वो डिक्रीज करेगा, और अगर K डिक्रीज करेगा तो F भी डिक्रीज करेगा। खैर, ये जो है K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहने का मतलब क्या है? वैक्यूम में। ठीक है, वैसे हमारे कोर्स में वैक्यूम और एयर को सेम लिया गया है, तो फ्री स्पेस में K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फॉर फ्री स्पेस
K इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या होगा इस फॉर्मूले से देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा फ्री स्पेस में K की वैल्यू है, ठीक है। और यहां पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट यहां पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन पढ़ा जाता है, ठीक है, ई नहीं पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट जो है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट को भी जरा ध्यान से देखिए, तो यूनिट हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है एप्सिलॉन नॉट का ये है, और इस वैल्यू है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। तो अब हम लोग जो है परमिटिविटी के बारे में जानते हैं। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी जो है ये मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है, जो ये डिसाइड करता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगने वाला है। परमिटिविटी जो मैंने कहा कि ये एक मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। अब मीडियम का प्रॉपर्टी कैसे, एक्चुअली में क्या है कि मीडियम किस हद तक जो चार्ज के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें वो किस हद तक पोलराइज होगा, इस पे डिपेंड करता है। जितना अच्छे तरीके से वो पोलराइज होता है उतना उसकी परमिटिविटी हाई होती है। और हमने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था कि परमिटिविटी अगर हाई होगी तो क्या होगा, K कम होगा, और अगर K कम होगा तो जो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस है वो भी डिक्रीज करेगा। तो फिर से एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमिटिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी of the medium which decides the amount of force which will between the charges। और एक चीज और मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया, वो क्या था, वो ये था कि कितना अच्छे तरीके से पोलराइज होगा। यानी कहने का मतलब है मोर द मीडियम गेट्स पोलराइज्ड हायर विल बी द परमिटिविटी। मोर द मीडियम gets polarized, higher will be the permittivity। ठीक है, तो मोर द मीडियम गेट्स पोलराइज्ड हायर विल बी द परमिटिविटी। तो ये हमारा परमिटिविटी के बारे में जानकारी, ठीक है। अब जो है हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए क्या है, हम जो है रेशियो लेते हैं फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द मीडियम। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताता हूं कि अगर फोर्स इन वैक्यूम लेते हैं तो हम क्या लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
बाय आर स्क्वायर। अब सेम चार्ज को जो है अगर हम किसी और मीडियम में रखते हैं तो फिर उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी चीज जो है कैंसिल हो जा रही है और हमारे पास रह क्या जा रहा है, दिस अपॉन दिस। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 1/4 एप्सिलॉन अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें जो मिल रहा है वो हो रहा है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। और ये जो रेशियो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर कप्पा से। वैसे आप इसको लिखते वक्त कैपिटल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीक लेटर कप्पा से, जिसको ई आर से भी रिप्रेजेंट, एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम कहेंगे कि सर ये भी के है और यहाँ पे भी जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं कूलम्स लॉ का तो यहाँ पे भी हम के लिखते हैं, तो सर हम दोनों को अंतर कैसे कर पाएंगे? तो अंतर करने वो सिंपल सा चीज है, ये जब भी आप लिखोगे ये आप कैपिटल के लिखोगे यू, और जब ये वाला के लिखते हैं तो आप स्मॉल के लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इससे आपको नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगर कैपिटल के है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर स्मॉल के है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक। अब ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि सर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग, बिना कंडक्ट किए इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसमिट करना। अब इसके बारे में डिटेल स्टडी जो है जब हम लोग कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल, अभी फिलहाल जानने के लिए डाइलेक्ट्रिक्स के डेफिनेशन को देखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन क्या है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इक्वल एंड ऑपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ऑपोजिट फेसेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें ये चीज हो सकता है, क्या हो सकता है कि उसके ऑपोजिट फेसेस पे आप ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करा सकते हैं, तो फिर हम उसको डाइलेक्ट्रिक कहें। अब फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि सर आपने पिछले लेक्चर में तो बताया था कि इंडक्शन के थ्रू हम सिर्फ कंडक्टर्स को जो है इंड्यूस कर सकते हैं, तो यहां तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। अब इस चीज को समझने के लिए जो मटेरियल्स होते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लो कि दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। होता क्या है कि कोई भी मटेरियल जो है वो किससे बना हुआ है? वो एटम से बना हुआ है। अब अगर एटम के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या देखते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है उसका एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब वो सारे इलेक्ट्रॉन का जो सम नेगेटिव है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे हम उसको कंसंट्रेटेड मान लेते हैं और उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब मटेरियल्स जो होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स में ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दो स्थिति में पाए जा सकते हैं। एक, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड किया हुआ है, कुछ मटेरियल्स में ये कोइंसाइड किया होता है। तो कोइंसाइड अगर किया हुआ है दैट मींस देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इनको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? एक फोर्स लगा के उनके बीच में एक सेपरेशन पैदा करेगा और वो पोलराइज्ड हो जाएंगे। इसी को हम पोलराइजेशन भी कहते हैं। और जो दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल है उसमें क्या होता है? सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में ऑलरेडी पहले से ही सेपरेशन होता है, इसी वजह से ये ऑलरेडी पहले से ही इसका हर मॉलिक्यूल क्या है? पोलराइज्ड है, तो इसीलिए ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है। अब कहोगे सर जब ऑलरेडी वो पोलराइज्ड है तो वो मटेरियल
के दो सिरे पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं हमें देखने को मिलता है? तो बेटा बड़ा सिंपल सा चीज है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ईच मॉलिक्यूल्स आर बिहेविंग लाइक अ डाइपोल, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड है, वो इधर उधर सब है, जिसके वजह से उसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में अभी हमने आपको बताया कि दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, और डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल है जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही उसके ऑपोजिट फेसेस पे चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। हाँ सॉरी, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये तीन वैल्यूज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आप याद रखिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इंफिनिटी होता है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको ये चीज बताया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर जो है वो 80 है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम जो है वो 1 है। एटलीस्ट इन तीन का आपको याद रखना होगा, क्योंकि बाकी अगर कुछ और कोई मीडियम दिया जाता है तो उसका आपको वैल्यू दे दिया जाएगा। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वैसे तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ को हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज जो है लिमिटेशन वो ये है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारे मन में सवाल उठता है कि ये क्यों नहीं है? तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम दो एक्सटेंडेड चार्ज ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, इस पे अपना चार्ज है, से पॉजिटिव चार्ज इस पे है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही ये दोनों चार्जेस, से फॉर एग्जांपल दिस इज प्लस Q1 एंड दिस इज प्लस Q2, अब जैसे ही इन दोनों चार्जेस को आप पास लाते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे के सामने लाते हैं, तो होता क्या है कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस जो हैं एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन क्रिएट करते हैं, और अल्टीमेटली इसके वजह से जो होता है वो ये होता है कि जो एक्सटेंडेड बॉडी है उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो फार एंड के तरफ रिपेल हो जाते हैं, इस तरीके से। अब हुआ क्या? अब कहोगे सर इससे कौन सी दिक्कत है? दिक्कत है बेटा, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ है वो जो हम लोग सेपरेशन लेते हैं, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, जनरली हम कहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि दैट इज सेपरेशन बिटवीन द टू सेंटर ऑफ चार्जेस, जो चार्ज का सेंटर है उससे बीच की दूरी है वो। तो अब इस केस में जो था, जब इंडिविजुअली हम देखते तो इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ चार्ज था वो यहां पे था और इसका यहां पे था। तो इन जनरल हम क्या करेंगे, हम जो है ये R ले लेते हैं और हम अपना फॉर्मूला क्या दे देंगे कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, क्योंकि चार्जेस रिपेल होकर साइड की तरफ चले गए हैं तो सेंटर ऑफ चार्ज जो है वो शिफ्ट कर गया है। सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट करने की वजह से इनकी बीच की जो दूरी है वो R डैश हो गया है, और बहुत क्लियर है, देख के ही पता चल रहा है कि R डैश इज ग्रेटर देन R। तो रियलिटी में जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो कैसे निकल रहा है, K Q1 Q2 बाय R डैश का स्क्वायर। अब कहोगे सर दिक्कत क्या है, क्यों नहीं अप्लाई करते? भाई हमको R डैश, बेटा R डैश जो है हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर ऑफ चार्ज एक्चुअली में गया कहां पे दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसके बीच की दूरी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसी वजह से जो है हम जो है इसको पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल मानते हैं, एक्सटेंडेड चार्जेस के ऊपर जो है हम इसको एप्लीकेबल नहीं मानते हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड चार्जेस में क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो शिफ्ट कर जाएगा और जो सेपरेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, जो हम पता नहीं कर सकते या जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से हमको रियल फोर्स की जानकारी नहीं मिल पाएगी। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेस ओनली। क्यों स्टैटिक चार्जेस ओनली? अब
इस पॉइंट को समझने के लिए एक चीज बड़ा ध्यान से सुनिए, जब चार्ज स्टैटिक होता है तो उसके इर्द गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब चार्ज मूव करने लगता है, यूनिफॉर्मली मूव करने लगता है, तो उसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये तीनों हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस। क्यों? क्योंकि स्टैटिक चार्जेस पे रहेंगे, क्योंकि ये जो कूलम्स फोर्स है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर चार्ज मूव करने लगेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा, तो एग्जैक्टली व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। इसीलिए कहा जाता है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेस। अब अगर हम तीसरी पॉइंट के बारे में बात करें, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, तो इस पॉइंट के बारे में हम ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुके हैं इसी लेक्चर में कि इट इज वैलिड ओनली व्हेन when the separation between the two charges is more than 10 to the power minus 15 मीटर। अगर उससे कम हो जा रहा है, अगर 10 to the power minus 15 मीटर से कम हो जा रहा है, तो फिर इस लॉ की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया है कि 10 to the power minus 15 मीटर जो है वो न्यूक्लियस का साइज है, और अगर चार्जेस के बीच की दूरी इससे कम हो गई, दैट मीन्स यू आर विद इन द न्यूक्लियस। और जैसे ही हम न्यूक्लियस में आएंगे वहां पे न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर पड़ जाएगा। एज वी नो कि न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर we are going to discuss about the vector form of Coulomb's law and we will do some numericals. For the time being, stay tuned with SAT.